अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है 2015 एंड 2016 के पास्ट पेपर्स को। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2015 के। अच्छा, एक हमारे पास आया हुआ है 2015 में पर मिनरलाइजेशन और 2016 में आया हुआ है कार्बनाइजेशन। तो जब हम 2014 के पास पेपर डिस्कस किए थे ना, उसमें हमने देखा था कि फॉसिल्स दो तरह के होते हैं, ऑल्टर्ड एंड अनऑल्टर्ड। और ऑल्टर्ड में भी हमारे पास पेट्रीफाइड फॉसिल्स है। पेट्रीफाइड की हमने तीन टाइप्स डिस्कस की थी, पर मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन एंड कार्बनाइजेशन। तो अब इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। जो पर मिनरलाइजेशन है ना, इसका मतलब है वही कि मिनरल्स की डिपॉजिट हो रही है। अब जो पर मिनरलाइजेशन है ना, ये हमेशा होगी हार्ड पार्ट्स की, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास हार्ड पार्ट्स हैं। मतलब अगर बोन्स हैं या टीथ हैं, ठीक है, अगर बोन्स एंड टीथ फॉसिलाइज्ड हो रहे हैं, वो पर मिनरलाइजेशन है। वो किस तरह से फॉसिलाइज्ड होंगे कि सपोज हमारे पास अगर ये बोन है ना, तो बोन में आपको पता है एम्प्टी स्पेसेस होती हैं एंड पोरस होती हैं बोन्स, ठीक है। तो जब इनकी फॉसिलाइजेशन होगी, जब ये कवर हो रहा है, तो सराउंडिंग एरिया से जो भी केमिकल्स, जो भी मिनरल्स हैं ना, वो ये एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी और वो उसके एम्प्टी स्पेसेस में फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब वो मिनरल्स इसमें डिपॉजिट हो जाएंगे, वो बोन जो है वो और हार्ड हो जाएगी, वो स्टोन लाइक बन जाएगी, ठीक है। हार्ड स्टोन और हैवी हो जाएगी। ये आती है पर मिनरलाइजेशन में। इसमें शर्त है कि वो चीज़ हार्ड होगी, ठीक है। और इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है पेट्रीफाइड वुड, पेट्रीफाइड वुड, ठीक है, वो भी इसकी पर मिनरलाइजेशन की एग्जांपल है। पेट्रीफाइड वुड के अलावा अगर हम देखें तो वर्टिब्रेट बोन्स भी इसकी एग्जांपल आएंगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कार्बोनाइजेशन की। तो कार्बोनाइजेशन का दूसरा नाम है डिस्टिलेशन, और इस डिस्टिलेशन को आपने केमिस्ट्री वाली डिस्टिलेशन से मिक्स नहीं करना, ठीक है। कार्बोनाइजेशन इज डिस्टिलेशन। अब इसमें क्या है कि जो सॉफ्ट जो पार्ट्स होंगे ना बॉडी के, वो अवेपोरेट हो जाएंगे, वो डिकम्पोज हो जाएंगे, वो नहीं रहेंगे, लेकिन जो उसका इम्प्रेशन होगा ना, वो रह जाएगा। सबसे पहली शर्त क्या है कि सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वो हो गए हैं, वॉलेटाइल हो गए हैं, वो उड़ गए हैं। और पीछे लाइक क्या बचेगा, उसकी फिल्म बच जाएगी, उसका इम्प्रेशन बच जाएगा। और साथ साथ इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म में काफ़ी हमें पता है किस चीज़ से मिलकर बनते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है ना, टाइम गुजरने के साथ साथ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये सारी लॉस हो जाएंगी, सारी गुम जाएंगी, मतलब हवा में उड़ गई एंड इन्वायरमेंट के साथ मैच हो गई या मिल गई। और पीछे क्या बचा, थिन फिल्म बची। और वो फिल्म किस चीज़ की होगी, कार्बन की, कार्बोनियस मटेरियल्स की, ठीक हो गया। कार्बोनेशियस मटेरियल रिमेन्स। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कार्बोनाइजेशन, किससे, कि कार्बोनेशियस जो मटेरियल है पीछे ऑर्गेनिज्म का, वो रह गया। और इसी तरह जो फिल्म ऑफ कार्बन जो पीछे बच जाएगी ना, हम उसे कहते हैं कि वो हमें इम्प्रेशन देगी। इम्प्रेशन को हम फर्दर डिटेल में पढ़ लेंगे, मतलब हमें उसका इम्प्रेशन मिलेगा, वो खुद फॉसिल नहीं है, उसका जस्ट हमें एक पता चलेगा कि अच्छा वो फॉसिल ऐसा दिखता था। इसमें हमारे पास जो कार्बनाइजेशन है ना, इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आती है लीव्स की, ठीक है। लीव्स के साथ साथ कुछ हमें मिलती हैं जेली फिशेस की, कार्बनाइजेशन मिलती है जेली फिशेस की। और एक हमारे पास है इच्थियोसॉरस, ठीक है। इच्थियोसॉरस एक है हमारे पास अर्ली फिश लाइक रिप्टाइल है, ICHTHYOSAUR, इच्थियोसॉर। ये हमारे पास अर्ली फिश लाइक रिप्टाइल है जो पानी में होती थी। तो हमें इसकी भी जो है कार्बोनाइजेशन जो फॉसिल्स हैं वो मिलते हैं, मतलब इसके फिल्म्स मिलती हैं, इसकी कार्बोनाइज्ड फिल्म्स मिलती हैं। ये हमारे पास होगी कार्बोनिफेरस बोल रही हूँ, कार्बनाइजेशन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रस्ट की। क्रस्ट क्या होती है, हमें पता है कि अर्थ की तीन लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है। तो क्रस्ट जो है सबसे आउटर पार्ट है, वो हो गया अर्थ का। अब जो क्रस्ट है ना, इसमें क्रस्ट की थिकनेस वेरी करती है, कहीं पे थिक होगी, कहीं पे थिन होगी। दो तरह की क्रस्ट मिलती है, एक ओशियानिक क्रस्ट है एंड एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि अब ये अगर सपोज हमारी अर्थ है ना, हमें पता है अर्थ के नीचे पानी ही पानी है, तो सारी अर्थ किसने कवर की हुई है, ओशियानिक क्रस्ट ने, ठीक है। इंटायर अर्थ इज कवर्ड बाय ओशियानिक क्रस्ट। और कुछ एरियाज में जहाँ जहाँ कॉन्टिनेंट है, वहाँ वहाँ होगी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब इनकी जो है वो दिए हुए हैं डायमीटर्स। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लाई करती है 30 से 40 किलोमीटर तक, ठीक हो गया। और जो ओशियानिक क्रस्ट है वो लाई करती है 5 किलोमीटर तक,
ठीक है। और जो ओशियनिक क्रस्ट है ना, इसके अंदर हमें जो एलिमेंट्स मिलते हैं वो मैग्नीशियम एंड आयरन है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हमें मिलते हैं सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। इसकी जो हमारे पास डेंसिटी होती है वो 2.7 है, ठीक है। और ओशियनिक क्रस्ट की डेंसिटी हमारे पास 2.8 है। बस ये कि आपने साथ में डायग्राम बना देनी है, इसके बता देना है कि दो तरह की क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक एंड एक्सेट्रा, और उसकी जो है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है और वो कितने किलोमीटर्स तक फैली हुई है या कितने किलोमीटर्स तक लाई करती है, ये सारा आ जाएगा आपका। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एस्ट्रोलिथ्स हम डिस्कस कर चुके थे पिछले में, प्लूटोनिक रॉक्स डिस्कस कर चुके थे। अच्छा, सेडिमेंटेशन क्या होती है? सेडिमेंटेशन जो वर्ड है ना वो ये निकला है कि फॉर्मेशन ऑफ द लेयर्स, सेडिमेंट्स लेयर्स होती है, तो सेडिमेंटेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ द लेयर्स। सेडिमेंटेशन को हम डायाजेनेसिस भी कहते हैं। डायाजेनेसिस का मैं एक काफ़ी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। इस पे कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन के प्रोसेसेस होते हैं, मतलब जब डिफरेंट रॉक्स एंड डिफरेंट पार्टिकल्स आ रहे हैं, जब वो इकट्ठे मिलना स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनमें से पहले जो है पानी निकलना, पानी वेपोरेट होगा, फिर उनकी बॉन्ड्स बनेंगे, और फिर वो आहिस्ते आहिस्ते कॉम्पैक्ट होते 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 वो लेयर्स बनेंगी, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन मतलब जब वेदरिंग, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन से जो हमारे पास मटेरियल्स आ रहे हैं, जो पार्टिकल्स, जो सॉइल पार्टिकल्स, जो रॉक्स आ रही हैं ना, जब उनमें बॉन्डिंग बनना स्टार्ट होगी, वो एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, तब सेडिमेंटेशन होना स्टार्ट होगी, और फिर वो सेडिमेंट्री रॉक्स में विद द पैसेज ऑफ टाइम सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिविंग फॉसिल्स। लिविंग फॉसिल्स क्या होते हैं? अच्छा, अब हमें पता है कि फॉसिल्स जो हैं वो क्या हैं, कि डेड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, मतलब वो ऑर्गेनिज्म पास्ट में थे, वो मर गए थे, अब हम अगर ज़मीन को खोदते हैं तो हमें वहाँ से फॉसिल्स मिलते हैं। तो जो लिविंग फॉसिल्स है ना, उनका ये मतलब है कि हैं ये फॉसिल्स ही हैं, लेकिन वो वाली स्पीशीज़ अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ कि सपोज़ पास्ट में हमें मिला एक होमो सैपियंस का फॉसिल मिला, ठीक है। हमें पता चला कि ये फॉसिल लाई कर रहा था, सपोज टर्शरी पीरियड में लाई कर रहा था, जस्ट इमेजिन, और सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, आपने लिखना नहीं है, ठीक है। हमने कहा कि वो टर्शरी पीरियड में लाई कर रहा था। अब हम कहते हैं कि अब ये हमारे पास होलोसीन इपोक चल रही है ना, हमारा जो रिसेंट दौर चल रहा है 2023 का, ठीक है। हम कह रहे हैं कि ये होमोसैपियंस जो तब लाई कर रहे थे, ये अभी भी उसी फॉर्म में प्रेजेंट हैं, उनमें किसी तरह की चेंज नहीं आई। ये है लिविंग फॉसिल, ठीक है, कि मतलब इट वाज प्रेजेंट इन द पास्ट, पहले भी थे, उन फॉसिलाइज्ड हो गए, लेकिन सेम एज इट वही वाली स्पीशीज़ अब भी रिसेंटली लाई कर रही हैं, अभी प्रेजेंट हैं, वो एक्सटिंक्ट नहीं हुई, तो हम उसे कहते हैं दैट इज़ द लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल के आपको बहुत सी एग्जांपल्स मिल जाएंगी गूगल में, इसमें एक आती है हॉर्सशू क्रैब की एग्जांपल आती है, हॉर्सशू क्रैब की, और एक आई गेस प्लांट ट्री है जिंको, ठीक है, और भी बाकी एग्जांपल्स आप इसे नेट से देख लेना। इसमें आई गेस लॉबस्टर्स थे कोई, उनकी भी एग्जांपल्स आ रही थी। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हायरैकोथेरियम। ये हमारे पास जो आपकी एस अली की बुक है, जिससे आप लोग अपनी पेलियोंटोलॉजी को प्रिपेयर कर रहे हो, उसका पेज नंबर 140 जो है, उसमें हायरैकोथेरियम है। पहले मैं आपको इसके एवोल्यूशनरी ट्री से दिखा दूं कि हायरैकोथेरियम कहाँ लाया करता है। ये हमारे पास पूरा हॉर्स की एवोल्यूशन है ना, तो हायरैकोथेरियम ईओसीन से हमने स्टार्ट की, कि ईओसीन में ईओ हिप्पस से उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है, तो हायरैकोथेरियम ईओसीन से भी पहले का हॉर्स था, ईओ हिप्पस से पहले का, मतलब एंशियंट हम कहते हैं हायरैकोथेरियम, यहाँ पे आप उसे लिख दोगे, ठीक है। तो हायरैकोथेरियम जो है ओल्ड एंशियंट हॉर्स है, जो कि ओल्ड वर्ल्ड में लाई कर रहा था, और इट इज़ फाउंड इन द लोअर ईओसीन, मतलब ईओसीन के नीचे लाई करता है। एंड अर्लीस्ट नोन अमेरिकन जीनस जो है वो ईओ हिप्पस ही है, और हम कहते हैं कि जो हायरैकोथेरियम है ना, वो ईओ हिप्पस के नियरली इक्वल है, मतलब दोनों काफ़ी क्लोजली रिलेटेड हैं। और इसमें हम एक और बात करते हैं कि जो हायरैकोथेरियम है ये लाई करता था 50 to 55 मिलियन, 50 से 55 मिलियन ईयर्स अगो हायरैकोथेरियम देखने को मिलता था। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि होमो इरेक्टस क्या है। होमो इरेक्टस आपको मिलेंगे पेज नंबर 153 पे। ओके, होमो इरेक्टस इन्हें सेटलर ऑफ न्यू कॉन्टिनेंट्स भी कहते हैं। अब होमो इरेक्टस में इसके जो हैं करेक्टर्स वो देख लें। वन स्कल कैप है, एक जॉ, एक फीवर बोन है, और इन्हें डिस्कवर किया था अफ्रीका में फर्स्ट, इसके मिले थे फॉसिल्स 1.6 मिलियन ईयर्स अगो।
और 1892 में जो थे वो फॉसिल्स मिले थे इसके, ठीक हो गया। और अब इसमें हम कहते हैं कि पैकिंग मैन ऑफ चाइना है, ठीक है। और इरेक्टस नाम से हमें पता चल रहा है कि इरेक्टस सीधा खड़ा हुआ है, तो इसके जो है ना करेक्टर्स वो ये हैं। लिम्स एंड पेल्विक बोन्स जो हैं उसकी वो इंडिकेट करती हैं कि होमो इरेक्टस वॉकड अपराइट, सीधा खड़े थे, ठीक है। इनका प्रोजेक्टिव मैसिव जॉ है, लार्ज टीथ है, चिन नहीं है, रिसीडिंग फॉरहेड यानी कि पीछे की तरफ गया हुआ फॉरहेड है, हैवी एंड बोनी आईब्रो रिजेस हैं, एंड ब्रॉड लो ब्रिज नोज है, मतलब चौड़ी है और काफ़ी खड़ी हुई नोज नहीं है, लो ब्रिज है, मतलब थे जैसे वो नहीं कहते फिन्ना नोज कहते हैं आई गेस, हाँ मतलब ज़्यादा खड़ी हुई नोज नहीं है। और जो होमो इरेक्टस है ना, ये एक मिसिंग लिंक है बिटवीन एप्स एंड मॉडर्न ह्यूमंस, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाकी जो करेक्टर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर्स ये भी आते हैं कि मतलब होमो इरेक्टस से सबसे पहले जो टूल्स थे वो इन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किए थे, काफ़ी कोऑपरेटिव थे ये लोग, हंट्स करते थे और शेयरिंग ऑफ द फूड एंड द रेजिंग यंग वंस वो इन्होंने स्टार्ट किया था। इसके अलावा वो फायर चलाते थे और मीट जो था वो उनकी डाइट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, एंड इन्होंने माइग्रेशन भी शो की थी, ठीक है। कि काफ़ी सारे करेक्टर्स आपने पॉइंट्स बना के लिख देना चाहो तो पैराग्राफ में लिख दो, लेकिन मोस्टली अच्छा ये लगता है कि आप पॉइंट्स बनाकर लिखो, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास आता है क्वेश्चन, ओके, वोल्केनिक एंड प्लूटोनिक रॉक्स भी हमने डिस्कस करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास है क्रो मैग्नन, ठीक है। क्रो मैग्नन जो है ये पेज नंबर 155 पे है, ओके। क्रो मैग्नन जो सबसे रिसेंट और जो हैंडसम मैन है ना, हैंडसम मैन का वर्ड यूज़ किया जाता है क्रो मैग्नन के लिए, और होमो सैपियंस इस लाइक ये क्रो मैग्नन्स हैं। और इनके जो फॉसिल्स थे वो मिले थे जावा एंड बोर्नियो में, जो कि 4000 ईयर्स अगो पुराने हैं। इसके अलावा क्रो मैग्नन की जो करेक्टरिस्टिक्स थी वो आप देख लेंगे, हैंडसम मैन है, स्ट्रॉन्ग मसल्स है, फेस ब्रॉड है, आइज़ लार्ज हैं, दूर हैं आइज़ थोड़ी, इनकी चीक बोन्स है, पहले चीक बोन्स नहीं थी, जॉस लार्ज है, पीछे हमने होमो इरेक्टस के जॉस पढ़ा था कि उनका जॉ था प्रोजेक्टिव मैसिव जॉ, काफ़ी मैसिव जॉ था। यहाँ पे लार्ज जॉ है, पोस्चर अपराइट ही है, और इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं बाकियों से, ठीक हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ट्राइलोबाइट्स भी डिस्कस हो गए, कॉप्रोलाइट्स भी, प्री कैम्ब्रियन लाइफ देख लेते हैं। प्री कैम्ब्रियन लाइफ में हम कहते हैं कि प्री कैम्ब्रियन लाइफ को हमने कहा था क्रिप्टोजोइक इरा, ऐसा इरा जिसमें कोई भी लाइफ नहीं थी, ठीक है, क्रिप्टोजोइक ईयन जिसे हमने कहा था। इसके अंदर फिर हमने 3 इरास पढ़े थे, एजोइक था, फिर आर्कियोजोइक था एंड प्रोटीरोजोइक था, जिसमें हमने कहा था अजवा, आर्क, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो मतलब ये वाले जो इराज है ना, इनमें हमें किसी तरह का कोई फॉसिल रिकॉर्ड नहीं मिलता, सिर्फ हमें क्या है कि एल्गल डिपॉजिट्स मिलते हैं रॉक्स के ऊपर। और प्रोटीरोजोइक में हमें फर्स्ट प्लांट फॉसिल मिल रहा है, मतलब एनिमल फॉसिल्स नहीं मिल रहे हमें प्री कैम्ब्रियन लाइफ में, फर्स्ट प्लांट फॉसिल, और वो भी हम प्लांट किसे कह रहे हैं, ब्लू ग्रीन एल्जी को, ठीक हो गया। और इस टाइम पे रॉक्स की जो फॉर्मेशंस थी और ग्रेनाइट की फॉर्मेशन इस टाइम पे हुई थी, डेवलपमेंट ऑफ द अर्थ, सी एंड एटमोसफेयर लाइफ, सारा कुछ इसी लाइफ में स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। जो आप कौन सी हाइपोथेसिस पढ़ते हो, मुझे हाइपोथेसिस का नाम भूल गया है, ये हाइपोथेसिस भी इसी लाइफ की है, एजोइक लाइफ की, प्री कैम्ब्रियन लाइफ की, ठीक है। और यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा थी कि जो अगर कोई फॉसिल्स बन भी रहे थे वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गए थे। और हम कहते हैं कि अर्थ 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पुरानी है, जो कैम्ब्रियन लाइफ है वो 570 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुई थी। प्री कैम्ब्रियन जो था ना वो 87% ऑफ द टाइम प्री कैम्ब्रियन लाइफ एग्जिस्ट करती रही है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आता है पेलियो बायोलॉजी। पेलियो बायोलॉजी मतलब इसमें हमने पेलियंटोलॉजी भी डिस्कस कर रहे हैं और साथ में बायोलॉजी भी है, मतलब जो फॉसिल्स है ना जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं उनकी बायोलॉजी के, उनका एनवायरनमेंट कैसा था, वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे, एट्सेट्रा, ठीक है। फॉसिल्स उनके पास्ट की जो बायोलॉजी थी, उनका एनवायरनमेंट, वो ATC सारा पेलियो बायोलॉजी में आता है। इसके अलावा लिथोस्फीयर की बात करें तो जो हमारे पास मेंटल है ना, जो सेकंड लेयर ऑफ अर्थ है, मेंटल का जो अपर पोर्शन है ना वो लिथोस्फीयर से ऑक्यूपाइड है, ठीक है। हमने बात की थी क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। मेंटल की थिकनेस है 2885 किलोमीटर, अब जो अपर पार्ट ऑफ मेंटल है ना तकरीबन 100 किलोमीटर तक, ठीक है। सपोज ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है और ये सारी क्रस्ट है इतनी, ठीक है। अब ये मेंटल है मेरे पास, ये वाली सारी मेंटल है, ठीक है। तो जो मेंटल का जो पहला 100 किलोमीटर है ना, सपोज ये 100 किलोमीटर बन रहे हैं, तो दैट इज़ द लिथोस्फेयर, ठीक है। और लिथोस्फेयर से जो नीचे आएगी 100 से 700 किलोमीटर तक वो आती है, स्थिनोस्फेयर आती है, ठीक है।
और एस्टिनोस्फेयर को हम कहते हैं कि मोल्टन एंड कैपेबल ऑफ स्लो मोशन होती है। और लिथोस्फेयर का बस इसमें यही पार्ट है। बाकी आप अगर इसे चाहो तो इंटरनेट से देख लेना। मतलब सॉलिड होती है और लाइक क्रस्ट से नीचे लाई करती है। इसके अलावा अगर हमारे पास यहाँ पे रह गया है हिपेरियन। ओके, हिपेरियन हमें मिलता है प्लियोसीन एरा में। प्लियोसीन एपॉक में डंकी साइज इसका 1-2 होता था और ये एक्सटिंक्ट हो गया यूरेशिया में। ये यहाँ से निकला है, मैरीचिप्पस से निकला है और ये एक्सटिंक्ट हो गया। ठीक है, एक्सटिंक्ट फॉसिल है जो कि यूरेशिया में जाकर एक्सटिंक्ट हो गया था। ठीक है, हिपेरियन एंड हिपीडियन ये दोनों इकट्ठे ही आते होते हैं। हिपीडियन साउथ अमेरिका में था और यूरेशिया में हिपेरियन था। तो बस आपने बस इसको किस तरह से डिफाइन करना है कि हिपेरियन जो था वो मेरिचिप्पस से निकला था और मेरिचिप्पस मियोसिन में था और ये प्लियोसिन में निकला। इसका डंकी साइज था 1-2 था और फिर ये एक्सटेंट हो गया। ठीक है, इस तरह करके आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है। हमारे पास रह गया है सिवालिक्स की। मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगी सिवालिक्स एंड चिंजी फॉर्मेशन की, अलहदा वीडियो बनेगी। एंड पेलियो मैग्नेटिज्म भी हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। पेलियो मैग्नेटिज्म का आगे भी आई गेस लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ओके।